तो दोस्तों, स्वागत करेंगे आपका हमारे चैनल ज़ायरन स्टोरीज पर, जहां पर आपको मिलेगा दिलचस्प और फैंटेसी नोवेल की कहानियां, बुक्स की मज़ेदार कहानियां मिलती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो तैयार हो जाइए बिल्कुल मज़ेदार और दिलचस्प कहानी सुनने के लिए। और चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 1893। आप दोनों को आज संभाल कर रहना चाहिए। जैसे जैसे बगीरा घातक फौज बिजली दी पहाड़ी पर आगे बढ़ने लगी, उनकी रफ्तार धीमी होने लगी। वह फौज काले रंग के तूफान की तरह लग रही थी और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। जब लोग उन्हें देखते तो उनकी आंखों में खौफ साफ नजर आने लगता। जो कोई भी बिजली दी पहाड़ी के आसपास रहता था, वह सभी इस फौज के बारे में अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि बहुत से लोगों को तो खुद उनसे टकराने का तजुर्बा था। आगे बढ़ने के रास्ते पर बहुत से सैनिक खड़े निगरानी रख रहे थे। जैसे ही बगीरा घातक फौज आगे पहुंची तो उस जगह का तनाव काफी बढ़ गया। तभी सैनिकों में सबसे आगे खड़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, खुद ज्वाला जनाब भी यहां आ गया है। मेरे ख्याल से तुम्हें यहां के नियमों के बारे में तो पता होगा ना ज्वाला जनाब? सभी तरह की फौज इस जगह के आसपास ही ठहर सकती है, इससे आगे नहीं। इतने में निंजा ने उस आदमी को देखा और उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जनाब पासर, अगर मेरी बगीरा घातक फौज आगे बढ़ना चाहेगी तो क्या तुम्हारी मगर सेना हमें रोकने की हिम्मत करेगी? यह सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग बदलने लगा, लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ज्वाला जनाब, तुम भी कैसी बात करते हो? हम तो सिर्फ नियमों का पालन कर रहे हैं। दोस्त, तुम तो अच्छी तरह जानते हो, आखिर तुम खुद भी तो एक वक्त पर इस कबीले में थे। देखो, अगर तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ हो तो तुम सीधे सरदार से बात कर सकते हो। इस दौरान बहुत से लोग यह नजारा देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी आगे आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सभी जानते थे कि ज्वाला जनाब और जनाब पासर का रिश्ता अच्छा तो बिल्कुल नहीं था। बहुत वक्त पहले वह दोनों एक दूसरे से मुकाबला भी कर चुके थे, पर आखिर में मगर सेना और जनाब पासर, जो बिजली दी कबीले में काफी काबिल और ताकतवर माने जाते थे, निंजा और उसकी बगीरा घातक फौज के हाथों बुरी तरह हार गए थे। वहीं पासर की बात सुनकर निंजा मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। वह जानता था कि पासर बेरेंचा का खास था, इसलिए वह हमेशा उसकी रक्षा के लिए तैयार रहता था। फिर निंजा ने आह भरते हुए अपने सभी साथियों से कहा, बगीरा घातक फौज, विश्राम, यहीं तंबू गाड़ दो और आराम करो। उसकी बात पर पीछे दिखाई दे रहे सभी लोग एक झटके में राजी हुए और पास ही एक जगह देखकर तंबू गाड़ने लगे। इस तरह उन्होंने लोगों के आगे बढ़ने का रास्ता आधे से ज्यादा जाम कर दिया। यह देखकर पासर के चेहरे पर नाराजगी दिखी, क्योंकि निंजा ने जिस तरह वह रास्ता जाम किया था, वह पासर की बेइज्जती करना ही था। तभी निंजा ने छोटू की तरफ देखकर कहा, ध्रुव भैया, इस बेवकूफ को छोड़िए, हम बिना फौज के ही आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर छोटू ने अपना सिर हिलाया और वह निंजा के साथ साथ आगे जाने के लिए तैयार हुआ। मगर तभी छोटू को देखकर पासर ने कहा, एक मिनट रुक जाओ ज्वाला जनाब, ये लड़का कौन है? इसे मैंने यहां पहले तो कभी नहीं देखा। इस सवाल को सुनते ही निंजा की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। वह जिस जानलेवा इरादे के साथ पासर को देख रहा था, वह और ज्यादा बढ़ गया। फिर उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, बहुत सवाल पूछने लगे हो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें खत्म करने में जरा भी झिझक वाला हूं? इस पर जनाब पासर का चेहरा रंग बदल गया और वह हड़बड़ाकर अपने शरीर से शक्तियां निकालने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे डर था कि कहीं निंजा उस पर जानलेवा हमला ना कर दे। लेकिन तभी छोटू ने निंजा को रोककर हंसते हुए पासर से कहा, मेरा नाम है ध्रुव रायजादा और मैं ज्वाला जनाब का भाई हूं। दरअसल मैं इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर सरदार बेरेंचा से मिलना चाहता था। काफी कुछ सुन रखा है मैंने उनके बारे में। वहीं छोटू के मुंह से भाई शब्द सुनते ही पासर और ज्यादा हैरान हो गया। सिर्फ वही नहीं, आसपास मौजूद और भी बहुत से लोग निंजा के भाई का जिक्र सुनकर घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह बेरहम और खूनखार जनाब, जो किसी की जिंदगी खत्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, कैसे किसी इंसान का भाई हो सकता था। इतना ही नहीं, छोटू का नाम सुनकर अचानक पासर को कुछ याद आने लगा। उसने कहा, ध्रुव रायजादा, कहीं तुम वही इंसान तो नहीं हो जिसने खूनी अजगर छब को हराया था? जाहिर सी बात थी कि छोटू के कारनामों की खबर काफी दूर तक फैल चुकी थी,
इतने में पासर की बात पर छोटू ने मुस्कुराते हुए रजामंदी जताई। इसे देखकर पासर ने आह भरते हुए कहा, ठीक है, तुम दोनों ऊपर जा सकते हो। भले ही पासर की नजरों में छोटू काबिल था, लेकिन निंजा जैसा बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था, इसलिए उसके ऊपर जाने से पासर को कोई मुश्किल नहीं होती। उसके बाद छोटू और निंजा सैनिकों के बीच से आगे बढ़ते हुए सीधे पहाड़ी के ऊपर जाने लगे। जब वह दोनों पूरी तरह वहां से गायब हो गए तो पासर ने अपने पास खड़े एक सैनिक से कहा, इस मामले की खबर सरदार तक भिजवा दो। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर यह लोग कौन सा पैथ आजमाते हैं। देखा जाए तो बिजली दी पहाड़ी बहुत ही ऊंची पहाड़ी थी। उसकी चोटी पर बहुत सी इमारतें बनी थीं और वहां रोशनी से कसी हुई आवाजें दूर तक सुनाई दे रही थीं। छोटू और निंजा सीधे एक बड़ी इमारत की तरफ जा रहे थे, जहां लोगों से भरा एक दरबार मौजूद था। वह दरबार बहुत ही ज्यादा शानदार था, और क्योंकि निंजा एक वक्त पर इस कबीले का सेनापति हुआ करता था, इसलिए उसे किसी ने भी आगे बढ़ने से नहीं रोका। आखिरकार निंजा और छोटू दरबार में रखी 2 खाली कुर्सियों की तरफ बढ़े, जहां सिर्फ सबसे खास लोग ही बैठ सकते थे। निंजा को तो हर कोई जानता था, लेकिन उसके बगल में बैठे छोटू को देखकर लोगों की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। पर छोटू ने उनकी नजरों को नजरअंदाज किया और बस देखता रहा कि कैसे धीरे धीरे ढेर सारे सेनापति वहां आते गए। उनमें से 5 तो वही थे जिनसे छोटू एक रात पहले मिला था, लेकिन सभी ने छोटू और निंजा को एक नजर देखकर सीधे अपनी कुर्सियों की तरफ जाना शुरू कर दिया। इन 5 के अलावा भी छोटू को 3 और सेनापति दिखे जो बेरेंचा के काफी करीब थे। उनमें से एक था जनाब पास, जो कुछ देर पहले छोटू और निंजा से मिला था। उसके पास ही खड़ा दूसरा सेनापति था, पहाड़ी सूबेदार माश। वह छोटू को ढूंढता हुआ 9 पूछ कबीले पहुंचा था। उसने जब छोटू और निंजा को देखा तो उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखने लगी, मगर वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार निंजा का ओहदा बिजली दी कबीले को छोड़ने के बाद भी काफी ऊंचा था। आखिर में जो सेनापति थी वह एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी, जिसके चेहरे पर बिल्ली का निशान बना था। भले ही उसके आने पर बहुत से लोगों की नजरें उस पर गईं, लेकिन उसकी नजर सिर्फ निंजा की तरफ थी। निंजा को देखते वक्त उस लड़की की आंखों में हल्की नाराजगी दिख रही थी। इसे पहचानते हुए छोटू ने कहा, निंजा, यह लड़की इतनी नाराजगी से तुझे क्यों देख रही है? कोई तो बात जरूर है, बता मुझे कि आखिर यह माजरा है क्या? छोटू के सवाल करने पर निंजा मजबूरी में आह भरते हुए जवाब देने के सिवाय कुछ नहीं कर पाया। उसने कहा, पता नहीं भैया, यह लड़की कुछ ज्यादा ही अजीब है। इसे एक दफा मुकाबले में मैंने हरा दिया था, लेकिन उसके बाद यह मेरे पीछे पड़ी रही एक और मुकाबला करने के लिए। मैंने ऐसा किया ही नहीं। यह बेरेंचा से सीधे तरीके से नहीं जुड़ी है, लेकिन इसके जन्नती बिल्ली कबीले पर बेरेंचा का एक एहसान था, जिस वजह से यह यहां मौजूद है। निंजा छोटू को उस लड़की के बारे में बता ही रहा था कि इतने में वह लड़की चलकर निंजा के पास आ गई। वहां पहुंचकर उसने बड़े ही साफ अंदाज में कहा, तुमने मुझे पिछले मुकाबले में हरा दिया था और हमारी बात हुई थी कि हम दोबारा मुकाबला करेंगे, लेकिन तुम तो यह कबीला छोड़कर इतनी दूर चले गए कि तुमने हमारी बात रखना भी ठीक नहीं समझा। तुम बाद में भी तो मेरे पास आकर मुकाबला कर सकते थे। उसकी बात पर निंजा ने भी साफ साफ जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है मुकाबला करने के लिए। निंजा के जवाब ने उस लड़की को और ज्यादा नाराज कर दिया। उसकी नजर तुरंत निंजा से हटकर छोटू पर पड़ी। छोटू को देखते ही उसके चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसने हैरत भरी आवाज में पूछा, तुम इस मुकाबले के लिए एक इंसान को लेकर आए हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इस पर निंजा ने उसे शांत करते हुए कहा, यह मेरे बड़े भाई ध्रुव हैं, इनके बारे में कुछ भी गलत मत कहना। यह सुनते ही उस लड़की के चेहरे की परेशानी अजीब सी हैरानी में बदल गई। वह अच्छे से निंजा को जानती थी और यह भी कि निंजा खुद बेरेंचा के सामने नहीं झुकता था, लेकिन छोटू के लिए निंजा की आंखों और उसकी बातों में इतनी इज्जत झलक रही थी कि वह लड़की हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए उसने मुस्कुराकर छोटू से कहा, ध्रुव भैया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मिहिका है। उम्मीद करती हूं कि आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे।
उसे इस तरह छोटू से बात करते हुए देख आसपास मौजूद लोग काफी हैरान हो गए। वे सभी जानते थे कि मिहिका आमतौर पर कितनी खूनखार थी, लेकिन छोटू जैसे इंसान से बात करते वक्त उसका अंदाज पूरी तरह बदल गया था। छोटू ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मिहिका, और हां, निंजा का ध्यान रखने के लिए बहुत शुक्रिया। यह सुनते ही मिहिका का मुंह एक पल के लिए हैरानी में खुल गया। उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अच्छा, तो ज्वाला जनाब का असली नाम निंजा है? मुझे तो पहली बार पता चला कि इस खूनखार से दिखने वाले आदमी का नाम असल में इतना प्यारा है। वैसे इसे अपना ख्याल रखने के लिए मेरी जरूरत पड़ती है और मैं इस जैसे का ख्याल रख भी नहीं सकती। इस वक्त निंजा मजबूरी भरी नजरों से छोटू की तरफ देख रहा था। वह नहीं चाहता था कि मिहिका को उसके असली नाम के बारे में पता चले। जाहिर सी बात थी कि जो खौफ वह ज्वाला जनाब के नाम से बनाने में कामयाब हुआ था, वह निंजा सुनकर पूरी तरह खत्म हो सकता था। तभी मिहिका मजबूर होकर वहां से जाने लगी, लेकिन जाते वक्त उसकी धीमी आवाज छोटू के कानों में पड़ी, आप लोगों को आज काफी संभल कर रहना चाहिए। उसकी बात सुनते ही छोटू के चेहरे पर हल्की परेशानी नजर आने लगी। इस परेशानी के चलते छोटू ने धीमी आवाज में कहा, क्या मिहिका को ऐसा कुछ पता है जिसकी तैयारी पहले से की जा चुकी है और उस मकसद को अंजाम आज दिया जाएगा? इसका मतलब बेरेंचा सच में निंजा के साथ आज कुछ करने वाला है। लगता है आज इस पहाड़ी पर हंगामा मचने वाला है। आखिर बेरेंचा से और रहा जो नहीं जा रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उस शानदार दरबार में भीड़ बढ़ती गई। जो भी वहां इकट्ठा हो रहे थे वे पूरे इलाके के सबसे काबिल और ताकतवर लोग थे। वे सभी खूनी अजगर छबार जितने ही खतरनाक थे। आखिर में एक जोरदार आवाज सुनाई पड़ी। इसके बाद दरबार का शोर अचानक खामोशी में बदल गया। सभी की नजरें सामने की ओर टिक गईं, जहां एक बड़ा और आलीशान सिंहासन दिख रहा था। तभी बाहर से एक काली रोशनी बिजली की रफ्तार में बढ़ते हुए सिंहासन के पास पहुंची। उस रोशनी ने इंसानी रूप लिया और हंसते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, आज हमारे बिजलीदीप कबीले में रोमांचक मुकाबले होने वाले हैं। आप सभी का शुक्रिया जो आपने वक्त निकालकर यहां आने की तकलीफ की। इसीलिए मैं बेरेंचा आप सभी का स्वागत करता हूं। छोटू ने देखा कि वह रोशनी एक आदमी में बदल गई थी। उसने तुरंत पूछा, तो यही है बिजली दीप कबीले का लीडर और 8 दरिंदे वजीरों में से एक बेरेंचा? छोटू देख रहा था कि सिंहासन के पास खड़ा आदमी बहुत ताकतवर था। वह निंजा जितना ही हट्टा कट्टा दिख रहा था। वह काले रंग के कपड़े पहने हुए था और उसके चेहरे पर कई जख्म थे। भले ही वह जख्मों के बावजूद शरीफ दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी बेरहमी झलक रही थी। जैसे ही वह वहां आया, निंजा थोड़ा आगे बढ़ गया। वह उस पर किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार दिख रहा था। छोटू ने तुरंत निंजा के कंधे पर हाथ रखा और उसे शांत किया। इतने में बेरेंचा ने कहा, सच कहूं तो इस बिजलीदीप कबीले को इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे 8 सेनापतियों का बहुत बड़ा हाथ है, या कहूं मेरे 9 सेनापति ही। इसीलिए आज का यह जश्न उनके नाम है। सभी से मेरी गुजारिश रहेगी कि तब तक पिएं जब तक कि यह शराब खत्म ना हो जाए या फिर आप बेहोश ना हो जाएं। यह जाम मेरे सभी काबिल सेनापतियों के नाम। उसकी इस बात पर 8 सेनापतियों ने अपने अपने प्याले हवा में उठाए, लेकिन निंजा, जो एक वक्त पर 9वां सेनापति था, चुपचाप खड़ा रहा। यह नजारा देखते वक्त छोटू काफी शांत दिख रहा था। अगर छोटू को यह पता नहीं होता कि बेरेंचा ने सभी सेनापतियों पर अपनी सील लगा रखी थी, तो उसे सच में लगता कि बेरेंचा कितना अच्छा आदमी है जो अपने सेनापतियों की कद्र कर रहा है। तभी बेरेंचा के सेनापतियों में से एक, बेरेंचा, ने एक चुस्की लेते हुए निंजा की तरफ देखकर मुस्कुराना शुरू किया। उसकी नजर निंजा के बगल में खड़े छोटू पर पड़ी। बेरेंचा ने हंसते हुए कहा, यह क्या, हमारा इंसानी दोस्त ध्रुव रायजादा भी यहां है। तुम तो काफी काबिल हो दोस्त। आखिर तभी तो तुम ज्वाला जनाब जैसे शानदार योद्धा के बड़े भाई हो। बेरेंचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे ख्याल से यहां मौजूद लोगों ने हमारे दोस्त ध्रुव के उस मुकाबले के बारे में सुना ही होगा जिसमें इसने खूनी अजगर शहर को हरा दिया था। बेरेंचा के इतना कहते ही बहुत से लोगों की नजरें एक झटके में छोटू की तरफ मुड़ गईं। अब जाकर सभी को समझ आ गया था कि निंजा के बगल में खड़ा लड़का आखिर था कौन।
लेकिन छोटू के बारे में इतना कहकर बेरेंचा ने लालच भरी निगाहों के साथ वापस निंजा की तरफ देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ थीं और दोनों की आंखों में जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। इस दौरान शेरा और बाकी चारों सेनापतियों के हाथों में पसीना था, क्योंकि उन्होंने भी निंजा और बेरेंचा को एक दूसरे को घूरते हुए देख लिया था। मिहिका की आंखों में फिक्र थी, क्योंकि उसकी चेतावनी के बावजूद निंजा ऐसे जानलेवा इरादे के साथ बेरेंचा को देख रहा था। इसीलिए मिहिका ने छोटू की तरफ देखा, क्योंकि अगर कोई निंजा को समझा सकता था तो वह सिर्फ छोटू ही था। तब छोटू ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर निंजा को संभाला। इतने में बेरेंचा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, आज भी हमारे सबसे काबिल सेनापति ज्वाला जनाब की बेबाकी सबसे अलग है। वाकई आज तक के मेरे सभी सेनापतियों में सबसे काबिल तुम ही थे। यह सुनकर निंजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, अब जो कि सरदार बेरेंचा हम सभी सेनापतियों के योगदान की इतनी कद्र करते ही हैं, तो क्यों ना आप मेरी एक गुजारिश कबूल कर लें। हम सभी के हाथ पर जो गहरी काली सील लगाई गई है, क्यों ना आज के इस जश्न में उन्हें अलग कर दिया जाए। फिलहाल बेरेंचा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जो निंजा की बात के बाद धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके इस अंदाज को देखकर लोगों के चेहरों पर घबराहट दिखने लगी। तभी बेरेंचा ने जवाब में कहा, ज्वाला जनाब, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ऐसी बात कहकर मेरी खुशी को गायब करना चाह रहे हो? तुम शायद भूल गए हो कि तुम अब हमारे कबीले के नहीं रहे, इसलिए हम तुम्हारी इस गुस्ताखी के बदले तुम्हें भी सजा दे सकते हैं। और वह सजा कितनी बुरी होगी यह तो तुम्हें अच्छी तरह पता होगा। कौन सी साजिश रच रखी है बेरेंचा ने निंजा के खिलाफ? कैसे अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे छोटू और निंजा? या फिर उनका दांव पड़ जाएगा उल्टा? एक रहस्यमय योद्धा के आने से क्या नया मोड़ आएगा? जानने के लिए सुनते रहे इस स्टोरी को सिर्फ और सिर्फ जायरन स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।